मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 8 पर चर्चा कर रहा हूँ। सुसंगत तथ्य कौन कौन से होंगे, इस कड़ी में हम आज धारा 8 में 3 तरह के तथ्य दिए हुए हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 8 में वर्णित है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु, तैयारी या पूर्व अथवा पश्चात का आचरण है जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, सुसंगत माने जाएंगे। धारा 8 में पहला जो तत्व है हेतु या प्रेरणा, मोटिव, इसके बारे में यदि हम बात करें तो धारा 7 में हमने हेतुक, कोज के बारे में चर्चा की थी। तो हेतुक का अगला चरण जो है वो हेतु कहलाता है। कारण किसी कृत्य को करने के पीछे होते हैं और उस कारण का निवारण करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से व्यक्ति जिससे सर्वाधिक प्रभावित होता है, जो उसे सर्वाधिक प्रेरणा देता है और वह उस कारण का निवारण उस प्रेरणा के माध्यम से करता है, तो वह हेतुक, हेतु बन जाता है। धारा 8 में जो प्रथम 2 दृष्टांत दिए हुए हैं वे हेतुक के उदाहरण हैं। जिसे दृष्टांत क में वर्णित है कि ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की जिसे ख जानता था और ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर कैसे धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, ये सुसंगत तथ्य है। क ने ख की हत्या क्यों की? क्योंकि पूर्व में क को ग की हत्या करते हुए ख ने देख लिया था और वह उसके लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो यह जो कारण है उससे प्रेरित होकर उसने ख से बचने के लिए ख की भी हत्या कर दी है। इसी तरह दृष्टांत ख है कि क बंद पत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात से इनकार करता है कि उसने बंद पत्र लिखा। तो जिस समय वह बंद पत्र लिखा गया था उस समय ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता थी। तो यह जो है हेतु बना और उसने बंद पत्र लिखकर धन उधार लिया था। इसी तरह यदि हम बात करें तो
धारा 8 में दूसरा तत्व है तैयारी, प्रिपरेशन। तो तैयारी आप जानते ही हैं, पिछले वर्ष आईपीसी में आप पढ़ चुके हैं। अपराध के चरण, तो हेतुक, हेतुक के बाद हेतु, और हेतु जब व्यक्ति मन में धारित कर लेता है तो वह फिर उस कार्य को, उस अपराध को करने के लिए तैयारी करता है। तैयारी करने का यदि हम उदाहरण देखें तो धारा 8 में दृष्टांत गय जो है तीसरा, कि विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष जैसा विष प्राप्त किया था। तो विष, जहर प्राप्त करना तैयारी दर्शित करता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो दृष्टांत घ कहता है कि प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क का विल है। तो ये तथ्य सुसंगत हैं कि अभिकथित विल की तारीख से कुछ दिन पहले क ने विल लिखने के संबंध में जांच पड़ताल की थी और उसने वकीलों से परामर्श किया था और कुछ प्रारूप जो है उसने बनवाए थे। तो यह इस बात का संकेत करते हैं कि वह विल उसने बनवाई होगी, क्योंकि ये उसकी तैयारी का गठन जो है वो करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण तत्व इसमें दिया हुआ है, पूर्व या पश्चात का आचरण। तो आचरण की यदि हम बात करें तो व्यक्ति का व्यवहार जो है, क्रियाकलाप जो है, वो इस तत्व में आता है, कंडक्ट। तो इस धारा के जो शेष दृष्टांत हैं ड से लेकर ट तक, वे सभी दृष्टांत आचरण से संबंधित माने जाते हैं। आचरण की यदि हम बात करें तो इस धारा में व्यक्ति के दोनों तरह के आचरण को शामिल किया गया है, चाहे वह कार्य करने से पहले का, पूर्व का हो, या कार्य करने के पश्चात, बाद का। कार्य करने से पूर्व की यदि हम बात करें तो व्यक्ति के द्वारा धमकी दिया जाना, घोषणा करना, तैयारी करना, ये सब पूर्ववर्ती आचरण माने जाते हैं। और कार्य होने के पश्चात उससे क्वेरी करने के बावजूद भी उसका मौन रहना अथवा फॉल्स स्टेटमेंट देना या साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करना, गवाह आदि को न्यायालय में या कार्यवाही में पेश न होने के लिए धमकाना, घटनास्थल अथवा अपने निवास कार्यस्थल से गायब हो जाना, फरार हो जाना, पूछताछ में उसके पसीने आना, सफ़ेद पड़ना, हकलाना आदि जो हैं वो पश्चातवर्ती आचरण दर्शाते हैं। इस अधिनियम की धारा ड का यदि हम अवलोकन करें तो ड ये कहती है कि क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जो उसके अनुकूल प्रतीत हों,
या उसने ऐसे साक्ष्य को नष्ट किया जो उसके विपरीत हों, या उसने मामले के साक्षी को अनुपस्थित रहने या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, ये सुसंगत माने जाते हैं। इसी तरह दृष्टांत 6 की यदि हम बात करें तो इसमें यह वर्णित है कि प्रश्न यह है कि क्या कै ने ख को लूटा। तो ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात गै ने कै की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाला आदमी को पुलिस खोज रही है और यहाँ आ रही है, और यह सुनते ही कै तुरंत वहाँ से भाग गया। तो यह उसका पश्चातवर्ती आचरण जो है वो दर्शाता है। लेकिन इस आचरण के तत्व के साथ इस धारा 8 में 2 स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्पष्टीकरण है कि आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति आचरण कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई कथन कह रहा है मैं तुम्हें मारूंगा, तो वह तब तक नहीं बनेगा जब तक उसका आचरण इस तरह का नहीं हो। अर्थात वह मुक्का बांध ले या लाठी उठा ले और उसके साथ ये कहे कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो यह आचरण को स्पष्ट करने वाला कथन जो है वो बन जाता है। तब ये धारा 8 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार सुसंगत माना जाएगा। इसको यदि हम और स्पष्ट करना चाहें तो एक विवाद है क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, जो 1885 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विवाद है। इस विवाद के तथ्य इस प्रकार थे कि एक स्त्री है, उसका सुबह अर्ली मॉर्निंग गला काटकर हत्या करने का प्रयास किया जाता है। प्रकाश इतना होता है कि वह अभियुक्त को पहचान सकती थी। उसके पश्चात घटना होने के पश्चात स्त्री के संबंधी घर आते हैं। स्त्री को इंजर्ड देखकर वे उसे पहले पुलिस थाने ले जाते हैं, फिर वहाँ से उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। अस्पताल में जो है उससे पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ में उसकी माता, थाने का कोतवाल, डिप्टी मजिस्ट्रेट और जो सर्जन हैं असिस्टेंट, वो मौजूद होते हैं। स्त्री फुली कॉन्शियस होती है, वह आंखें खोलकर सभी को बार बार देखती है और बोलने का प्रयास भी करती है, लेकिन गला काटने की वजह से उसको बोलने में सफलता नहीं मिलती। तब उसकी माँ जो है उसके हाथ को जो है सहारा देती है और हाथ के माध्यम से वह यस या नो में उत्तर देती है। तब उससे कई व्यक्तियों के नाम ले लेकर जो है वो पूछताछ की जाती है। 4-5 नामों में वह इनकार के रूप में हाथ हिलाती है। जब अब्दुल्ला का नाम लिया जाता है तब वह स्वीकार के रूप में हाथ जो है वो हिलाती है। ये जो हाथ हिलाने का संकेत है, इस पर न्यायालय ने विचार किया और अभियुक्त को
हत्या का दोषित जो है वो माना। इसके पश्चात अभियुक्त जो है उच्च न्यायालय में अपील करता है। वहाँ पर 3 सदस्यीय पीठ जो है इस पर विचार करती है। 2 सदस्यीय जो पीठ है वो इस आचरण को धारा 8 के अंतर्गत रखने से मना कर देते हैं। वो उसे धारा 32 में मृत्युकालीन कथन के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि एक न्यायाधीश जो है उसे धारा 8 में आचरण के साथ कथन के रूप में रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पीड़ित का, मृतका का हाथ हिलाकर जो इशारा किया गया था उसे महत्वपूर्ण मानते हुए यह जजमेंट जो है वो दिया जाता है। तो धारा 8 जो है उसका प्रथम स्पष्टीकरण यही बात कह रहा है कि कथन के साथ आचरण जो है वो यदि स्पष्ट करने वाले हैं तो धारा 8 में सुसंगत माने जाएंगे, अन्यथा अन्य किसी धारा जैसे धारा 32 मृत्युकालीन कथन के रूप में सुसंगत हो सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें स्पष्टीकरण 2 का, तो स्पष्टीकरण 2 में यह वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत होता है। तो स्पष्टीकरण 2 के लागू होने के लिए अनिवार्यता यह है कि वह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह अभियुक्त की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया होना चाहिए। जैसे यदि हम दृष्टांत 6 की बात करें जो अभी हमने पढ़ाई था कि अभियुक्त की उपस्थिति में यह कथन किया जाता है कि ख को लूटने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस आ रही है और क वहां से भाग जाता है, तो यह स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। इसी तरह यदि हम दृष्टांत तय पढ़ें कि यह तथ्य कि अभियुक्त लूट के तुरंत पश्चात अपराध के संबंध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत है। यहाँ परिवाद किया गया से अर्थ न्यायालय में वाद दायर करने से ही नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के सामने कंप्लेन करना भी जो है वो यहाँ पर परिवाद माना गया है। तो यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया है, ये धारा के अधीन सुसंगत आचरण नहीं माना जाएगा। तो कंप्लेन के रूप में जो स्टेटमेंट दिया गया है वह ही धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। हाँ, ये हो सकता है कि धारा 32(1) और धारा 157 के अंतर्गत वो कथन सुसंगत माने जाएं, लेकिन धारा 8 में उन कथनों का सुसंगत होने के लिए ये अनिवार्य है कि वे कथन आचरण को स्पष्ट करने वाले हों और अभियुक्त की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किए गए हों। यदि हम और केस लो की बात करें तो इसमें एक प्रकाश चंद्र बनाम राज्य का 1979 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि हालांकि पुलिस अधिकारी को किए गए कथन जो हैं वो सुसंगत नहीं माने जाते हैं। धारा 25, 26, 27 जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम और विस्तार से देखेंगे। तो पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय में आकर साबित करना चाहता है तो वो सुसंगत नहीं माने जाते हैं। लेकिन यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का आचरण दर्शित करने के लिए कोई कथन करता है तो वे धारा 8 में सुसंगत
माने जा सकते हैं। अब आचरण को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसकी यदि हम बात करें तो एक इंग्लिश कोटेशन है, गिल्टी माइंड बिगेट्स गिल्टी कंडक्ट। अर्थात यदि मन में कोई दुर्विचार चल रहा है, कुविचार चल रहा है, तो अवश्य ही वह उसके आचरण पर भी प्रभाव डालेगा और व्यक्ति के कथन और करनी दोनों संगत चलते हैं। कहते भी हैं कि तुम्हारे आंखें जो हैं वो तुम्हारे मुंह का साथ नहीं दे रही, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ और है और तुम दर्शाना कुछ और चाह रहे हो। तो ये जो गिल्टी माइंड है वो आचरण से दर्शित जो है वो हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर आपको 3 चीज़ों के बारे में विचार करना है। हेतु या प्रेरणा मोटिव, तैयारी प्रिपरेशन, और कंडक्ट आचरण क्रियाकलाप, चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे पश्चातवर्ती हो। अगले वीडियो में हम साक्ष्य अधिनियम की अन्य धारा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।